हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो देखते हैं इसमें। जैसे इसमें पहली हेडिंग है पदार्थ या द्रव। पदार्थ की डेफिनेशन सबको आती होगी, द्रव की भी एक ही होती है तो सबको आती होगी। जिसको नहीं आती वो देख लें। हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी बाहर, और जो स्थान गिरती है मतलब कोई जगह गिरती है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास पेन है, तो आप पेन रखेंगे तो वो स्थान तो घेरेगी ना, ठीक है ना। उसके बाद हमारा पदार्थ और द्रव लिखा है, इसमें देख लेते हैं। पदार्थ और द्रव को हमारे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में। पहला भाग है हमारा भौतिक 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 और दूसरा भाग है हमारा रासायनिक रासायनिक। ठीक है। भौतिक में भी हमारे तीन पार्ट बनते हैं। भौतिक में भी हमारे तीन पार्ट बनते हैं। पहला बनता है ठोस, दूसरा बनता है हमारा द्रव, द्रव। ठीक है। और तीसरा बनता है हमारा गैस। अच्छा, रासायनिक में हमारे कितने भाग बनते हैं? रासायनिक में हमारे सिर्फ दो ही भाग बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं वो ही देख लेते हैं। रासायनिक में पहला भाग हमारा बनता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध शुद्ध पदार्थ। और दूसरा बनता है हमारा मिश्रण। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठोस और द्रव गैस क्या होता है, इसका भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए दूसरे पेज पे देखें, इस पेज पे जगह है, जगह तो है, तो इसी पेज पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग इधर हम लिख देंगे ठोस, इधर लिख देंगे हम द्रव, और इधर लिख देंगे गैस। ये सॉल्यूशन आपका जेई नीट में भी काम आएगा, और जो मतलब नॉर्मली अपने स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा। ठीक है। जैसे ठोस, ठोस में हमारा ठोस में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं, बिल्कुल चिपके चिपके, बिल्कुल चिपके चिपके पार्टिकल। द्रव में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं। अच्छा, गैस में क्या होता है, बहुत ही दूर होते हैं, समझ लो इतनी दूरी है। ठीक है। अच्छा, इसमें इनका आकार में देखें तो देखिए, ठोस का आकार हमारा निश्चित होता है। आकार ठोस का तो हमारा निश्चित होता है। ठीक है। द्रव का भी हमारा निश्चित, द्रव सॉरी हमारा अनिश्चित होता है। द्रव हमारा अनिश्चित होता है। गैस भी हमारा अनिश्चित होता है। अच्छा, ये आकार की बात हो गई। अब आयतन देख लेते हैं इनका। आयतन कैसा होता है? आयतन आयतन अच्छा, आयतन हमारा ठोस का होता है, वो ठोस का हमारा निश्चित होता है। ठीक है। और द्रव का भी हमारा निश्चित होता है इसमें, लेकिन गैस का हमारा अनिश्चित होता है। देखिए, ये डेफिनेशन समझ लीजिए, हो सकता है आपके पेपर में पूछ ली जाए कि ठोस द्रव गैस में क्या अंतर होता है। ठीक है। अच्छा, इनके आणविक बल की बात कर लेते हैं। आणविक बल। अच्छा, आणविक बल में देखें तो आणविक बल में हमारा जो ठोस होता है वो उच्चतम होता है, उच्चतम। जब में देखें तो ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा ठोस की अपेक्षा कम। जैसे अभी मैंने आपको ये आर्टिकल बना के दिखाया, देखिए ये बिल्कुल चिपके हुए हैं, ये थोड़ा दूरी दूरी पे हैं। ठीक है। अच्छा, गैस में क्या होगा? गैस में हमारा गैस में हमारा
निम्नतम होगा, निम्नतम, निम्नतम। ठीक है, और इसके बस इतने ही रखिए अंतर, बहुत इतने अंतर। ठीक है, तो ये तो बात मैंने की भाई आपका भौतिक की। ठीक है, भौतिक के तीनों पार्ट की बात करी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक की, यानी इनकी। जैसे इसकी, तो इसकी देखते हैं। जैसे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ हमारे क्या होते हैं, ये इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। शुद्ध पदार्थ हमारे क्या होते हैं, ये शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसके लिए नीचे आ जाते हैं, जगह है इधर है। जैसे इसमें हम हेडिंग डालते हैं शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या होता है बताइए, किसी को आता हो तो। घटकों, घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात, निश्चित, निश्चित अनुपात। ठीक है, अच्छा, शुद्ध पदार्थ हमारे कितने भागों में डिवाइड है? शुद्ध पदार्थ हमारा दो भागों में डिवाइड है। किसमें किसमें? पहला है हमारा तत्व, और दूसरा है हमारा यौगिक। ठीक है, इसकी सब डेफिनेशन लिखवाने, अब आप लोग 11th में हैं तो इसकी डेफिनेशन आप लोग को मेरे हिसाब से कहते ऐसी माइंड से ही, आप माइंड में ही आपको फिट कर लेनी चाहिए इसकी डेफिनेशन, कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे अगर हम तत्व की डेफिनेशन की बात करें तो तत्व की डेफिनेशन को क्या बोल सकते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु। तत्व की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? एक ही प्रकार के परमाणु। एक ही प्रकार के परमाणु। अच्छा, एक ही प्रकार के परमाणु से मतलब क्या है मेरा भाई? एक ही परमाणु, परमाणु हो हैं क्या, मतलब क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, तत्व के एग्जाम्पल के लिए, तत्व के एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ले लिया एच। एच को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। Cl, क्लोरीन। ठीक है, अच्छा, हम आपसे कहें H2, तो क्या ये हमारा तत्व होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई H2 है ना, मतलब H2 यानी एक H और दूसरा H, मतलब है तो एक ही तरह की तत्व। उसमें क्या लिखा है? एक ही प्रकार के परमाणु, मतलब एक ही प्रकार के ही परमाणु हों। तो देखिए, ये हमारा H2 भी क्या कहते हैं, तत्व होना चाहिए। अगर हम आपसे कहें, ऐसे ही हम लिख लेते हैं Cl2, तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये तत्व है? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं हाँ, क्योंकि इसमें भाई एक ही प्रकार के परमाणु हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे तत्व की। अब यौगिक की देख लेते हैं। यौगिक का होता है दो या दो से अधिक, या फिर आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, विभिन्न, विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक। जगह है, अरे जगह नहीं, चलिए दूसरे पेज पे आ जाते हैं। देखिए, यौगिक के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यौगिक के एग्जाम्पल हमारे क्या हो सकते हैं? देख लीजिए, यौगिक के एग्जाम्पल, यौगिक के एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं, जैसे हमने ले लिया H2O। देखिए, इसमें दो पदार्थ हैं, ठीक है ना, दो पदार्थ है ना। ऐसे ही हम बोल सकते हैं H2 को अच्छा क्या बोलते हैं? जल, सभी जानते होंगे। NH3 यानी अमोनिया। ठीक है, तो ये हमारे यौगिक की बात हो गई। तो हमने आपको शुद्ध पदार्थ के दोनों, शुद्ध पदार्थ क्या होता है ये बता दिया, और शुद्ध पदार्थ में जो उसके प्रकार होते हैं वही बता दिया। अब हम लोग देख लेते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या है भाई? अब मिश्रण भी समझ लीजिए।
मिश्रण। मिश्रण, ठीक है। मिश्रण क्या है? मिश्रण का मतलब होता है जैसे कोई दो पदार्थ, ठीक है। मिश्रण आप लोग घर पे ही जानते होंगे, मिश्रण मिला हुआ, ठीक है। घर पे आप लोग जूस वूस बनाते होंगे तो आप लोग को पता होगा। मिश्रण को आप बोल सकते हो, जी मिश्रण, जैसे दो पदार्थों के रूप में आप बोल सकते हो। अगर मिश्रण के हम पार्ट की बात करें, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अच्छा, मिश्रण दो प्रकार के कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। पहला है हमारा समांगी, दूसरा है विषमांगी। अब विषमांगी लिखा ऐसा नहीं है कि इसमें विष मिला हो, ये ना समझिएगा कोई कि अरे ये तो विषमांगी है मतलब इसमें विष हो। विषमांगी समांगी मतलब जिसमें समान पदार्थ हो, विषमांगी मतलब जिसमें विष मिला हो, ऐसा नहीं है। देखिए, समांगी का मतलब होता है हमारा एक प्रकार का संचय, एक प्रकार का संचय बोल सकते हैं, या एक समान संगठन बोल सकते हैं। एक समान संगठन, संगठन, एक समान संगठन से मतलब क्या है, जैसे आप लोग पानी लीजिए, उसमें चीनी मिलाइए, ठीक है। तो आप लोग जब उसे पिएंगे, चाहे 20 से पीजिए, मतलब आधा निकाल दीजिए, आधा पीजिए, ठीक है, तब वो आपको मीठा ही लगेगा। ऐसा नहीं कि आप आधा पानी निकाल देंगे तो वो कड़वा हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने पहले पानी लिया, उसमें चीनी मिलाई, घोला उसे, ठीक है। एक गिलास भर के आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी घोल ली। फिर आप सोचें कि हम आधा पानी, आधा शरबत किसी और को दे दें, तो जो उसकी मात्रा निश्चित है वो निश्चित ही रहेगी। जैसे आपको मीठा लग रहा है, वैसे ही सामने वाले को मीठा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कम मीठा लग रहा है, आपने उसे दे दी तो कहते उसे ज़्यादा मीठा लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब एक समान संगठन, पूरे पदार्थ में एक समान मात्रा, ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विषमांगी क्या है? असमान संगठन, असमान, असमान संगठन। अच्छा, असमान संगठन में जैसे आपने पानी लिया, पानी मिट्टी मिलाई और घोला, तो आप देखेंगे मिट्टी पहली बार तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो आप थोड़ी देर बाद उसे देख लीजिएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी के कुछ कण ऊपर तैरेंगे, ठीक है। तो मतलब ये कहते हैं अनबैलेंस हो गया ना, कि मतलब मिट्टी मिलाई पूरी मिली नहीं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं किसी पदार्थ का पूरा ना मिलना, ये हमारा विषमांगी कह सकते हैं। किसी पदार्थ का आधा मिलना या आधे से कम मिलना, ये हमारा विषमांगी में आता है। समांगी यानी पदार्थ का पूरा घुल जाना, पूरा मिल जाना, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया पदार्थ का पूरा मैटर। वैसे आपका ये ज़्यादातर नीट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोगों का मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन के अनुसार। अब आप अपने टॉपिक पे आ जाइए। देखिए, रसायन विज्ञान का विकास, रसायन विज्ञान का विकास का मतलब क्या है, ठीक है। रसायन विज्ञान का रसायन विज्ञान की खोज किस कारण से हुई, ठीक है। देखिए, पहले के ज़माने में लोगों के पास दो मुख्य प्रश्न थे, ठीक है। पहला पारस पत्थर, पारस पत्थर आप लोगों ने सुना होगा, चमकीला पत्थर होता है, ठीक है। पारस पत्थर चमकीला पत्थर होता है, ठीक है। पारस पत्थर जो कि लोहे तथा तांबे जैसी वस्तुओं को सोने में बदल सकता है, ठीक है। एक इसलिए भाई हमारी केमिस्ट्री में खोज इतनी करी गई कि हो सकता है कि कोई ऐसा चीज मिल जाए जिसे भाई छूते, जैसे पत्थर को छुएं या तांबे जैसी वस्तुओं को छुए वो एकदम सोने में बदल जाए, ठीक है। ऐसे पत्थर की खोज में लगा। दूसरा अमृत, अमृत, जिससे अमृत प्राप्त हो जाए, मतलब अमृत की खोज की गई। अब अमृत तो आज तक मिला नहीं, अगर मिल जाता तो आज तक शायद कोई ऐसा इंसान ही नहीं था जिसकी मृत्यु ना हो, ठीक है। तो अमृत, जिससे अमृत प्राप्त हो सके, मतलब इस ऐसे पदार्थ बनाने की कोशिश की गई जिससे अमृत बन जाए। सो आज तक ऐसा बना नहीं, ठीक है। आगे बने तो पता नहीं।
अच्छा, रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी? पहली है आपकी कार्बनिक, दूसरी है आपकी अकार्बनिक, तीसरी है आपकी भौतिक रसायन। अच्छा, कार्बनिक रसायन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कार्बनिक रसायन के बारे में थोड़ा बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? कार्बनिक रसायन हमारी होती है जिसमें जंतुओं और पौधों से प्राप्त यौगिक का अध्ययन हो, जिसमें जंतुओं और पौधों से प्राप्त यौगिकों और उनके कार्बनिक का अध्ययन हो, या आप इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं जंतुओं और पौधों से प्राप्त यौगिक का अध्ययन। ठीक है। अच्छा, अकार्बनिक क्या होती है? अकार्बनिक जिसमें सभी तत्वों, ठीक है, और उसके यौगिक के साथ कार्बन के कुछ यौगिक का अध्ययन हो। ठीक है। जैसे जैसे कोई तत्व है हमारे, ठीक है, उनके साथ कार्बन के कुछ यौगिक का अध्ययन हो। इसकी परिभाषा आप ऐसे ही बना सकते हैं, तत्वों और उसके यौगिक के साथ कार्बन के कुछ यौगिक का अध्ययन किया जाए, वो हमारी अकार्बनिक रसायन है। अच्छा, भौतिक रसायन क्या है? भौतिक तो आप लोग जानते ही हो, फिजिक्स है। ठीक है। भौतिक रसायन का मतलब है इसमें रसायन की सभी शाखाओं में इसमें रसायन की सभी शाखाओं में नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन होता है, मतलब उसका क्या नियम है। ठीक है। जैसे कि आप किसी से, मतलब कोई आपसे पूछता है कि भाई भौतिक रसायन क्या है, तो आप उसे बोल सकते हैं कि इसमें रसायन की सभी शाखाओं में नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, संकल्पना क्या है? जिस प्रकार हम 12 वस्तुओं के लिए 1 दर्जन, जैसे कि आपसे कोई कहे कि 1 दर्जन पेन दे दो, तो आप लोग 1 दर्जन दे सकते हो पेन। 1 दर्जन में कितने होते हैं? कितनी संख्या होती है? 12। 1 दर्जन में कितनी होती है? 12। ठीक है। उसके बाद वस्तुओं के लिए एक स्कोर, जैसे स्कोर को हिंदी में बोलते हैं समंक के लिए, और 144 वस्तुओं के लिए एक स्कोर, सॉरी, एक ग्रॉस। जैसे एक ग्रॉस बराबर क्या होता है? एक ग्रॉस बराबर होता है 144। ठीक है। और 20 वस्तुओं के लिए एक स्कोर, यानी जैसे मान लीजिए एक स्कोर बराबर, आपसे कोई बोले तो वो होती हैं 20। एक स्कोर बराबर होता है 20। ठीक है। उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर कणों, जैसे परमाणु, अणुओं, कणों, इलेक्ट्रॉन आदि को गिनने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। जैसे आपके पास भाई कोई पदार्थ है, और उसमें आपको पता करना हो कि इसमें कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। तो इसके लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मोल क्या है, तो आप बोल सकते हैं किसी पदार्थ में परमाणु, अणु तथा इलेक्ट्रॉन आदि को गिनने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऐसा ही में मोल संकेत मोल को किसी पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के लिए 7 आधार राशियों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। मैंने आपको मोल की अवधारणा बता दी। अच्छा, उसके बाद आयतन। आयतन क्या होता है? किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ है, अगर वो स्थान घेरता है, तो उसका स्थान घेरना आयतन कहलाता है। ठीक है। आयतन के मात्रक लंबाई के होते हैं, अतः ऐसा ही पद्धति में आयतन का मात्रक mn यानी मीटर नैनो होता है, परंतु रासायनिक प्रयोगशाला में इतने अधिक आयतनों का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब छोटे मोटे आयतनों का प्रयोग किया जाता है, इतने बड़े बड़े आयतनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है घनत्व। ये थोड़ा हम कहेंगे भाई इम्पोर्टेंट है, घनत्व। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। इसे हम कहेंगे भाई घनत्व इम्पोर्टेंट, ये बहुत आगे तक काम देगा। जैसे भैया घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अतः मनुष्य के ऐसा ही मात्रा इस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है। ये तो 100% तय है, इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है किलोग्राम बटे माइनस एम क्यू, सॉरी, एम क्यू, सिर्फ एम क्यू। ठीक है। और
जो हमारा ये माइनस का है, जो प्लस का है, ये हमारा प्लस का ये ऊपर आके हमारा क्या बन जाएगा, एम माइनस क्यू। इसका ये मात्रक भी होते हैं, दोनों मात्रक होते हैं। आप चाहें तो पहला वाला मात्रक भी लिख सकते हैं, चाहे तो दूसरा वाला मात्रक भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नियम भी इम्पोर्टेंट है। मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। ठीक है। जैसे किसी परमाणु में मूल अनुपाती सूत्र क्या करता है, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। मतलब कोई पदार्थ है जिसमें कौन कौन से परमाणु हैं और उनकी कितनी संख्या है, इस चीज को कौन दर्शाता है, मूल अनुपाती सूत्र। इस चीज को मूल अनुपाती सूत्र दर्शाता है। जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। अच्छा, आणविक सूत्र क्या करता है, यौगिक में अणु, यौगिक के जो अणु होते हैं उसमें उपस्थित परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है इससे अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, या बोला जा सकता है मूल अनुपाती सूत्र आणविक सूत्र से क्या तात्पर्य है, क्या अंतर है, बताइए। ठीक है, तो इसे आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद आता है आपका स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट किसी ज़माने में हुआ करता था, अब तो नहीं है, फिर भी है हमारे कोर्स में, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है। इसके बाद इसकी आप हेडिंग पढ़ सकते हैं। स्टाफियोमी शब्द दो ग्रीक शब्द स्ट्रिकियोन जिसका अर्थ तत्व, देखिए स्टियोकोन का अर्थ है तत्व, और मेट्रॉन जिसका अर्थ है मापना, यानी तत्व मापना। अगर आपसे कोई बोले कि स्टाइकियोमेट्री क्या है, इसका परिकलन बताइए, तो आप बोल सकते हैं, आप सीधे बोल सकते हैं कि तत्व को मापना। ज़्यादा ज़्यादा इससे समझने की मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। सीमांत विकर्मक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आई है डेफिनेशन। कई बार अभिक्रिया में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियकों की मात्राएं उपस्थित नहीं होती हैं। जैसे मतलब कोई संतुलित समीकरण होता है, उसमें भी कुछ जो अभिक्रियक होते हैं उनकी मात्राएं नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में एक अभिक्रियक दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है। अब जैसे हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो तत्व है वो क्या कहते हैं, कम पावर का, जो राइट हैंड साइड है वो तत्व ज़्यादा पावर का है। ठीक है। वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, तो मतलब जो तत्व कम पावर का होगा वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद और आगे अभिक्रिया नहीं होती। फिर सीधी बात है, जब एक साइड का तत्व ही खत्म हो जाएगी तो अभिक्रिया कैसे होगी, भले ही दूसरी अभिक्रिया की कितनी कितनी के ही मात्रा उपस्थित हो, मतलब कितनी भी मात्रा दूसरे वाले की उपस्थित हो, लेकिन अगर जब पहला समाप्त हो गया तो दूसरे की अभिक्रिया किसी से नहीं होगी। ठीक है। अब जैसे हम आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये लिखा है H2 प्लस, सॉरी, H+O2। अगर ये हमारा समाप्त हो जाए तो इसकी O2 की अभिक्रिया किसके साथ आप करेंगे। जब भाई हमारा H ही समाप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन समाप्त हो जाए, तो O2 की अभिक्रिया किसके साथ होगी, किसी के साथ नहीं। ठीक है। और क्या है इसमें, वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, इसलिए इसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मोलर द्रव्यमान इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ के एक मोल की ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। डेफिनेशन इसकी पूछी जा सकती है, इसलिए डेफिनेशन अच्छे से याद करके जाइएगा। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान का आणविक सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। ये इसका नियम कर सकते हैं आप। उसके बाद है मोल अंश। यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। ये किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, मतलब कोई विशेष पदार्थ, उसके मोलों की संख्या और विलयन के मोलों, विलयन यानी कोई लिक्विड, उसकी संख्या के अनुपात, कुल संख्या की अनुपात होता है। अच्छा, उसके बाद हम मोलरता। यह सबसे अधिक प्रयुक्त मात्रा का, मतलब सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। इसे कैपिटल एम से द्वारा व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह किसी विलय की 11 बिलियन में उपस्थित मूलों की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए किसी बिलियन में 11 मूलों की संख्या हो, तो उसे आप बोल सकते हैं एक मोलरता। ठीक है।
आप इससे निकाल भी सकते हैं, इसका सूत्र लिखा हुआ है। अभी मैं सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो इसके न्यूमेरिकल है वो मैं अगली वीडियो में आपको इसका पूरा न्यूमेरिकल ही बता दूंगा, क्योंकि मेरे अंदाज से पहले आपको ये सब चीज़ें समझ लेनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा मोलता। इसे 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका सूत्र भी लिखा हुआ है आपके सामने। विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलो में। द्रव्यमान किलो में होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको करना पड़ेगा अपने आप। द्रव्यमान प्रतिशतता, देखिए इस सूत्र इसकी कोई विशेष परिभाषा तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका कुछ न्यूमेरिकल है जिसमें यूज होगा। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? विलय का द्रव्यमान बटे विलायन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, तो आज आपका यही चीज़ें समझने वाली थी। मैंने आपको केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है इसका पूरा मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। अब सिर्फ इसके न्यूमेरिकल बचे हैं। न्यूमेरिकल मैं आपको कल करवा दूंगा या आज शाम तक मैं एक कहते वीडियो बना के टोटल जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सब की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।